तो जी, दो तीन चीज़ें देखिए हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, और जो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि वक्फ का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया, नेहरू जी से लेकर आए, और उसके तहत जो जगह थी, जो नजुल भी थी उसमें, और जो वक्फ माना जाता है, जो लोग खुद से देते हैं दान के लिए, चैरिटी के लिए, उसके लिए ये वक्फी ज़मीनें थी। अब आप देखिए क्या कुछ हुआ है हमारे देश में। सोचिए हमारी ये हम छोड़ दीजिए पार्टीज़ को, एक मिनट भूल जाइए मैं बीजेपी से हूँ और कोई कांग्रेस से है। आप सिर्फ एक आम मुसलमान की बात सोचिए। सोचिए इस देश में, हमारे इस देश में, अगर आप आर्थिक तौर पे देखेंगे कि कौन सा मजहबी वर्ग सबसे आर्थिक तौर से मजबूर है, कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगी मुसलमान, और सब जानते हैं। 2010 का आप अगर रिपोर्ट देखेंगी, या आप जितने भी रिपोर्ट्स हैं, पीरियोडिक लेबर सर्वे है और NSSO की रिपोर्ट्स हैं, उसमें इकोनॉमिक तौर पर, यानी कि आर्थिक तौर पर माशी हालात जो हैं मुसलमानों के सबसे ख़राब हैं। अब आप सोचिए उस कम्युनिटी के हालात इतने ख़राब हैं जिस कम्युनिटी के पास सबसे ज़्यादा प्राइवेट लैंड है, और लैंड मतलब पैसा, सेना के बाद, रेलवेज के बाद, वक्फ बोर्ड्स के पास इतना ज़्यादा ज़मीन है, और फिर भी मुसलमान इतने गरीब हैं। यानी कि सबसे अमीर कम्युनिटी लैंड के हिसाब से सबसे गरीब कैसे हो जाती है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि 10 लाख एकड़ है। सोचिए आप, अगर आप इसका अनुमान लगाएं और कंजर्वेटिव अनुमान लगाएं, तो आप देखेंगे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं। और ये सारे मजहबी दल देखिए कैसे पॉलिटिक्स करते हैं और गरीब मुसलमानों को भ्रमित करते हैं। उनके लिए करना कुछ नहीं है, कुछ दमनकारी मुस्लिम परिवारों को बिठा दिया है, ज़मीन हड़प ली है, माफिया बन गया है। किसी गरीब, पूछिए इन लोगों से जाकर कि कितने गरीबों के लिए उन्होंने अस्पताल खोले हैं, कितने गरीब मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने शेल्टर होम्स खोले हैं, कितने गरीब बच्चों के लिए उन्होंने उनकी फ़ीस का इंतज़ाम किया है। इनसे पूछिए कितने मुस्लिम जो प्राइवेट एजुकेशनल खुल सकते हैं। आप देखिए हमारे सिख भाइयों ने कितना शानदार काम किया है कि सिखों बच्चों के लिए, क्योंकि इजाज़त है, माइनॉरिटीज़ को इजाज़त है कि वो अपने एजुकेशनल खोले। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, ज़रूरी बात है। आप सही कह रही हैं, मैं लेकिन बोलिए प्लीज, मुझे खत्म करने दीजिए, आपने बहुत वक्त दिया। हाँ, मैं उसमें एक और सवाल जोड़ दूं। जो आप बोल रही हैं, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी को सदन प्लीज ना कीजिए, मेरी गुजारिश है आपसे। वो कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये शब्द उन्होंने। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप ये ना कीजिए, आपने औरों को मौका दिया है, आप ये ना कीजिए मेरे साथ। मैं उसका जवाब दे रही हूँ आपको। बोलिए बोलिए। मैं उसका जवाब दे रही हूँ, मैं गहराई में इस बात को कर रही थी, आप सुनिए इस बात को। और मैं, आपने तोड़ दिया मेरे जो बहुत जरूरी बात मैं कह रही थी, जिससे वाकई में मुसलमानों को फायदा होता और इस चर्चा को गहराई मिलती, आपने वहीं पे मुझे टोका। देखिए, प्राइवेट जो माइनॉरिटीज के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए संविधान ने इजाजत दी है, लेकिन आप देखिए सिख भाइयों ने खोले हैं, पारसीज कितना काम करते हैं, और मुसलमान सबसे अमीर होने के बावजूद लैंड के हिसाब से वहाँ पे देखिए कितने मुसलमानों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये आम मुसलमान के विरोधी है। और चाहे नीतीश बाबू की सरकार हो, या मुझे लगता है चाहे समाजवादी पार्टी हो, गरीब मुसलमानों की फिक्र करना तो ज़रूरी है। अब गरीब मुसलमान का वोट ज़रूर लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो आर्थिक तौर से मजबूर रहे, उसको कुछ फायदा ना हो, वो दर दर भीख मांगे और कुछ दमनकारी मुस्लिम परिवार रहें। तो दरअसल ये बिल जो है गरीब मुसलमानों के लिए है, और ये मुसलमान जो है हितैषी है, और जो पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं वो चाहती हैं कि मुसलमान गरीब रहे, वक्फ बोर्ड करप्ट रहे। 2012 वक्फ बोर्ड स्कैम पढ़ लीजिए आप, कर्नाटका का क्या हुआ था। 2 लाख एकड़ जमीन में घोटाला हुआ। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार, हम समझने की कोशिश का नाम हो, रहमान साहब का नाम हो। सुनिए, नहीं सुनिए, ये सब असलियत है ना। अमानतुल्लाह खान ने गए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास, उन्होंने क्या कहा, 62 बीघा जमीन हाजी मतीन ने और ठीक है, एक बहुत सीधे हारून यूसुफ ने बाकायदा प्राइवेट बिल्डर को दे दी। कितना फायदा हुआ उसमें मुसलमानों को। फिर अमानत ये होता है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो बनता है ना, वो प्राइवेट बिल्डर्स को देता है पैसा, कुछ जो जिस काम के लिए परोपकार और भलाई के लिए वो पैसा खर्च नहीं आपने बहुत लंबा बोला, मैंने 10 उदाहरण मेरे और हैं, 10 उदाहरण मेरे पास और है। इसीलिए पार्टियां चाहती नहीं कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो। जो पैसा है ना, पैसा कहाँ जाएगा, भ्रष्टाचार कैसे होगा। नहीं सुन रही है, ये है मसला। आवाज आ रही, आवाज गरीब का फायदा ना हो जाए, कोई गरीब मुसलमान का फायदा ना हो जाए। ये बताइए फिर वो कौन सा चश्मा है जिससे
आपके इस बिल को असदुद्दीन ओवैसी देख रहे हैं और खड़े भरे सदन में खड़े होकर कहते हैं आप मुसलमानों के दुश्मन हैं अगर ये आप करने जा रहे हैं। आप भी उसी तबके से आती हैं जहां से वो आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, और तब ये नजरिए का इतना बड़ा फर्क क्यों है? देखिए, हमें अपने आपको तथ्य दिए हैं। मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ, कानपुर के चमनगंज इलाके से। मेरे वालिद मौलाना थे। वहाँ पे वक्फ बोर्ड की क्या क्या हरकतें हैं आप सुनिए। बेचारे गरीब लोग, औरतें मारी मारी फिरती हैं, और वक्फ बोर्ड जो है इतनी जमीनें हैं, मैं आपको यूपी में बता दूं, वक्फ के नाम पर है, और वो सिर्फ प्राइवेट भू माफिया बनाए। तो कुछ परिवार पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। ये नहीं किसी का वो परोपकार कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, 10 लाख एकड़ जमीन है। सारे मुस्लिम देशों को आप देख लेंगे, उनके पास 10 लाख एकड़ जमीन नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ भारत में मुसलमानों के पास है, और मुसलमान इतना गरीब है। किसकी गलती है ये? आप बताइए, पूछिए सवाल, क्यों जवाब दें इसका वो। और वक्त सुनिए आप, वाजिब सवाल ना है, सऊदी अरेबिया में, ना अल्जीरिया में, ना तुर्की में, ना इजिप्ट में वक्फ बोर्ड है। ये भारत में है। क्यों? ताकि मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान मारा फिरे, मुसलमान बच्चों के लिए पढ़ने लिखने को कुछ ना हो। ठीक है, दानिश जी के पास में जा रही हूं। शादिया, रुक जाइए। मुसलमान जाहिर रहेगा, गुर्बत में रहेगा तो देता रहेगा उनको वोट, पढ़ लिख लेगा तो उनको वोट नहीं देगा। इसीलिए तो पूरी साजिश है। क्या कारण है जो शादिया इल्मी कह रही है और बहुत तथ्यात्मक तरीके से वो अपनी बात रख रही है?